नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एन टॉप पर। मित्रों, हम उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन की आने वाली वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस पीजीटी और नेट के पेपर के लिए भी हमारा ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। इसी श्रृंखला में हम जो चैप्टर डील कर रहे हैं वो यूनिट 3 है, भारतीय राजनीति एवं शासन। उसमें टॉपिक संविधान के वैचारिक आधार, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने राज्य के नीतिक सिद्धांतों के संवैधानिक प्रावधानों को देखा, उसके कुछ फीचर्स को देखा, उसके महत्व को देखा, और उसके साथ साथ हमने उसको 3 भागों में बांट के पूरा पढ़ने का एक खाका तैयार किया था। तो उसमें हम समाजवादी मॉडल वाले जो भी डीपीएसपी हैं या राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसको पढ़ चुके हैं। गांधीवादी मॉडल भी हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है। आज हम देखेंगे जो शेष बचे हुए उसके प्रावधान हैं और उसके आगे की जो भी चीज़ें हैं उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। गांधीवादी दार्शनिक आधारों पर आधारित जितने भी डीपीएसपी हैं, उसके बाद एक बचता है उदार बौद्धिक सिद्धांत। इसमें मिसलिनियस टाइप्स के जो भी डीपीएसपी उसको शामिल किया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण करना। अनुच्छेद 44 के तहत इसका वर्णन है। समान सिविल संहिता समय की मांग है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे धर्म यहाँ पे पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं। देखिए, समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड। सिविल कोड का मतलब मामले 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। एक है दीवानी या सिविल कोड और दूसरा फौजदारी या क्रिमिनल मामले। तो सिविल में जो अपराध, जैसे उत्तराधिकार अधिनियम हो गया, विवाह से संबंधित चीज़ें हो गई, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र, इधर उधर जो भी चीज़ें आती हैं, तो पता ही आपको कि वो अलग अलग धर्म अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं। लेकिन हिंदू लॉ कोड अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड अलग है। तो ये जो विविधता है, इसको एक करके एक यूनिफाइड कोड बनाया जाएगा। उसी को समान नागरिक संहिता या समान सिविल कोड कहा जाता है। तो इसका वर्णन बहुत पहले ही संविधान के अनुच्छेद 44 में किसमें है, डीपीएसपी में कर दिया गया है। यानी कि राज्य जब भी सशक्त होगा, उसके पास जब ये शक्ति आ जाएगी या समय उचित लगेगा, तो उस समय ये क्या करेगा, राज्य समान सिविल संहिता बनाएगा। तो उसी का वर्णन अनुच्छेद 44 में है। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, ये अनुच्छेद 48 में है। आपको पता है बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है गोवंश को बचाने के लिए, उसकी ब्रीडिंग को बताने के लिए गोवर्धन योजना है, और ब्रीडिंग उसकी जो इतने बीमारियां हैं उसको दूर करने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है। तो इसी अनुच्छेद को जो आप देख रहे हैं, कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों को प्रयोग करती है, इसी अनुच्छेद के माध्यम से इसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 48 में है। एक अन्य प्रावधान जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बाद में जोड़ा गया, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा है। पर्यावरण, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, संवर्धन मतलब एनरिचमेंट, उसको बढ़ाना, आगे बढ़ाना, वन तथा वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट, इसकी रक्षा करना भी इस नीति के निर्देशक सिद्धांत में वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद 48A में इसका वर्णन है, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक, एक और संविधान प्रावधान देखते हैं नीति निर्देशक तत्व में। राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान का संरक्षण करना, अनुच्छेद 49। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण करना, ये अनुच्छेद 50 का है। आप पता है मॉन्टेस्क्यू का पृथक्करण का सिद्धांत आप जानते ही हैं, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के क्षेत्र में बिना हस्तक्षेप किए जब कार्य करती हैं तो शक्ति का पृथक्करण कराता है। इसका मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप न करे, न्यायपालिका कार्यपालिका का हस्तक्षेप न करे, या कार्यपालिका न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों दायित्वों का निर्वहन न करे। इससे बचने के लिए इस प्रावधान को जोड़ा गया है। देखिए, यद्यपि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें संभव नहीं है पूरी तरह से पृथक्करण, जिस तरह से अमेरिकी संविधान में देखने को मिलता है, क्योंकि अमेरिकी संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली है, और संघात्मक शासन प्रणाली की उसकी पूरी विशेषता यही क्या है, कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होती है, व्यवस्थापिका अलग होती है और कार्यपालिका अलग होती है। वहाँ का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और वो विधायिका का भाग नहीं होता है। लेकिन भारत में चूंकि संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली की मूलभूत विशेषता यही होती है कि जो विधायिका होती है उसी से निकलकर कार्यपालिका का निर्माण होता है। जैसे
गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जो एग्जीक्यूटिव होता है इसका सरकार का प्रमुख होता है, उसका निर्माण किससे होता है? संसद द्वारा, जो संसद से जो सदस्य चुन कर के आते हैं संसद में, उन्हीं में से होता है। तो विधायिका और कार्यपालिका का एमलगेशन हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो ऐसा ही संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। तो भारत में पूरी तरह से तो नहीं देखा जाता है, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में जो शक्ति पृथक्करण है उसका संतुलन देखने में मिलता है, पूरी तरह से पृथक्करण नहीं देखा जा सकता है। तो भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है, यानी कि दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रहें और बिना हस्तक्षेप के एक दूसरे के अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते रहें। तो अनुच्छेद 50 में ही इसका जिक्र है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका पूरी तरह से पृथक तरीके से अपने क्षेत्र में काम करेंगी, इसका ध्यान रखा जाएगा। और लास्ट इसका प्रावधान क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि संधि की बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने को प्रोत्साहन देना, ये अनुच्छेद 51 का प्रावधान है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि डीपीएसपी का जो 51 आर्टिकल में जो वर्णन किया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को, हमारे देश के दृष्टिकोण को दिखाता है। मेन टर्म्स इसमें क्या है? इसमें टर्म्स क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को भारत बढ़ावा देगा, उसकी अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न करेगा। और क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय विधि जैसे यूएन और ऐसी बहुत सारे WTO, IMF इत्यादि से संस्थाओं द्वारा जो भी विधि बनाई जाएगी, उस विधि को और जो संधियाँ की जाती हैं एक देश दूसरे देश के प्रति या एक देश या कई देशों के साथ जब संधियाँ होती हैं, उसका भारत आदर करेगा, उसका सम्मान करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो होते हैं, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो होते हैं, जैसे ट्रेड को लेकर के, टेरिटरी को लेकर के, या ह्यूमैनिटेरियन जैसे ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं, तो उन सबसे संबंधित जो भी विवाद होते हैं उसका जो निपटान किया जाएगा वो मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा, न कि वार और एग्रेशन के माध्यम से। तो ये हमारी विदेश नीति की एक झलक इसमें अनुच्छेद 51 में देखी जा सकती है। आप इसको इंटरनेशनल रिलेशन में जब आप मेंस देते होंगे कहीं पे, तो उसमें भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे, तो उसी हिसाब से आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है आपको। तो 51 में ही इसका जिक्र किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित मामलों को। ये तो हमने पूरा डीपीएसपी देख लिया, कौन से संशोधन के बाद जोड़े गए, कौन से प्योर डीपीएसपी में हैं। एक बार हम अलग करके देख लेते हैं कि कौन से ऐसे संविधान डीपीएसपी हैं जो बाद में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं। तो उसकी एक लिस्ट हमारे सामने आप देखेंगे, हमने दे रखी है, उसको देखिए। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन से ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं। सबसे पहला, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर को सुरक्षित करना, यह 39(च) या 39(d) में जोड़ा गया है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, पता है आपको, 39(क) में जोड़ा गया है। और ये सब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ये ध्यान रखना है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39(क) या 39(a). उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी 43(क) या 43(a). पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48(a) में, ठीक है, ये जोड़ा गया है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से क्या क्या जोड़ा गया है? आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को समाप्त करना 48 में जोड़ा गया है। आपने देखा था 38 में जोड़ा गया है। शुरू में जब हम देख रहे थे कल्याणकारी कार्यों को वृद्धि करने के लिए राज्य क्या क्या करेगा, तो उसी में हम पढ़े थे ना कि आय, प्रतिष्ठा और इत्यादि बढ़ाने के लिए असमानता जो विद्यमान है समाज में उसको समाप्त करने के लिए राज्य प्रयत्न करेगा। तो उसको भी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। 42वां अलग है, 44वां 78 में आया था, तो ये ध्यान रखना आपको। 2002 में कौन सा संशोधन किया गया? 2002 में संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है? राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को क्या करे, 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का उपबंध कराए। ये आप पढ़ेंगे आगे। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम्स जो चालू गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 1975 में, उसको इम्प्लीमेंट उसी के माध्यम से किया गया है। तो इसको भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। और इसी में आप देखेंगे कि 21(a) धारा जोड़ी गई कब? फंडामेंटल राइट्स में। और इसको फंडामेंटल राइट्स बनाया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। तो ये इसमें 86वां संविधान संशोधन के माध्यम डीपीएसपी में ये जोड़ा गया है। संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। इस बात की संस्तुति की थी कि व्यक्तिगत अधिकार को 2 श्रेणियों में यथा न्यायोचित तथा गैर न्यायोचित भागों में बांटा जाना चाहिए। अब ध्यान देना है कि BN राव ने ही ये कहा था कि डीपीएसपी को और मौलिक अधिकार 2 क्या हैं? अधिकार ही हैं।
एक राज्य के प्रति दावा है और दूसरा राज्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराएगा समय समय पर, यानी कि व्यक्तियों को मिलने वाले भविष्य में अधिकार हैं वो। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे अधिकार होने चाहिए जो इमीडिएट मिले नागरिकों को, और एक ऐसे अधिकार होने चाहिए जो संपन्नता के साथ जब राज्य सक्षम होगा तो उसको उपलब्ध कराएगा। तो न्यायोचित गैर न्यायोचित की बात कौन कहा था? संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने कहा था, यानी कि 2 श्रेणियों में बांटा गया। उसी आधार पर हम DPSP मौलिक अधिकारों का विभाजन देखते हैं संविधान में। अब देखते हैं कि जो नीति निषेध सिद्धांत हैं, ये राज्यों को जो निर्देश दिए गए हैं कि नीति जब बनाएं और उसको लागू करें, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन किस हद तक अभी तक किया गया है, तो उसके कुछ उदाहरण और प्रोग्राम्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये सिर्फ कहा ही नहीं गया है, इसको काफ़ी हद तक लागू करने की भी कोशिश सरकारों द्वारा की गई है। सबसे पहला, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाएँ चला रही हैं। आपको तो पता ही है, पेंशन योजना है, PDS स्कीम है, और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स चलाई जाती हैं ताकि लोगों की समानता और उनके जीवन को बेहतरी बनाया जा सके। लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चला रही हैं, जैसे वृद्धा पेंशन योजना देखेंगे, विधवा पेंशन योजना, प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो होते हैं उसमें विशेष वर्गों के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान इत्यादि जो भी मुद्दे हैं, ये सारे के सारे DPSP के सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। समान नागरिक संहिता, हमने बताया कॉमन सिविल कोड पर गवर्नमेंट आगे की तेज़ी से आगे बढ़ रही है और नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट का यही होगा। 2 ही चीज़ बचा हुआ है, एक समान नागरिक संहिता बनाएगा, ठीक है, और दूसरा लेबर लॉ कोड इत्यादि जैसे मामले बनाएंगे ताकि मजदूरों के हक को उनका वाजिब हक मिल सके। तो ये सब गवर्नमेंट अभी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, हालांकि इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा उम्मीद जता रही है कि सरकार जल्दी से जल्दी कॉमन सिविल कोड पर काम करने वाली है, इसको आगे लेके आएगी। अनुसूचित जाति जनजाति जैसे कमजोर वर्गों के प्रति भेदभाव को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, आपको पता ही है, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी क्या है, डिटेंशन एक्ट 1989 का निर्माण किया था। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1989 के माध्यम से SC/ST एक्ट के नाम से काफ़ी फेमस है। अभी हाल ही में काफ़ी इस पर चर्चा भी हुई थी, काफ़ी बवाल भी हुआ था देश में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में जो बेल का प्रावधान था उसको कैंसिल कर, जो मिलता था बेल नहीं मिलता था उसको कैंसिल कर दिया जाता, यानी कि SC/ST एक्ट के तहत अगर व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता तो उसको इमीडिएट बेल नहीं मिलती थी। तो इसमें ढील दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी वजह से काफ़ी प्रतिक्रिया देखी गई थी समाज में, और बाद में संसद ने इसको संशोधित किया कि नहीं, ये ऐसे नहीं है, बेल नहीं मिलेगा और उसको तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी व्यक्ति की। तो वो चर्चा का अलग विषय है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि कमजोर वर्गों के प्रति जो भेदभाव होता है उसको रोकने के लिए एट्रोसिटी एक्ट क्या है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया। ये भी क्या है, कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए, उनके प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो DPSP के प्रिंसिपल है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही है। शिक्षा के अधिकार, हमने अभी देखा कि शिक्षा के अधिकार को क्या बनाया गया है, इसमें नीति निषेध तत्व में जोड़ दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क इसी में बनाया गया है। इसी के साथ ही प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार भी घोषित किया गया था, ये भी हम देखे हैं। संविधान के आर्टिकल 40 में क्या है, नीति निषेध तत्वों में पंचायतों की चर्चा की गई है। तो पंचायतों को सशक्त करने के लिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपको पता है 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 वाला, जिसमें पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को क्या दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, और उसके नियमित इलेक्शन सारे जैसे बहुत सारे प्रावधान उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इसको देखा अपने DPSP को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, DPSP को। और क्या है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को सीमित करने हेतु संविधान के 24वां, 25वां और 29वां संशोधन तथा 44वां संविधान संशोधन किया गया ताकि समाज में और असमानता कम हो सके। हमने आपको बताया था कि इसके पहले जब मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे, याद कीजिए, उसमें 24वां, 25वां, 29वां संविधान संशोधन क्यों किया था, क्योंकि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसे कानून बना रही थी जो कि संपत्ति के अधिकार, जो कि हमारा पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसको वायलेट करते थे। तो उसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। तो उसी को लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, 24वां, 25वां, 29वां संविधान संशोधन किया था, ताकि इस नीति से तत्वों को, समाज में जो असमानता है आय और प्रतिष्ठा और संपत्ति के आधार पर, उसको कम किया जा सके। तो जब यह संविधान संशोधन हुआ तो संक्षेप में आप ये समझ लीजिए कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से यह कहा गया कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए है, तो वह इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि क्योंकि वह संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है। तो अब क्या है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके 301 में जोड़ दिया गया है, और वह मात्र एक संवैधानिक अधिकार ही बनकर रह गया है। ठीक है, तो अब इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, तो उतना गहराई में इस पर जाएंगे नहीं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम देखेंगे
कि नीति निषेध तत्व फंडामेंटल राइट्स में किस प्रकार के टकराव हुए, तो उसमें हम आपको इस विस्तार से इसमें और अच्छे से इसको बताएंगे आपको। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया, आपको पता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट पारित किया गया ताकि मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है उस पर न्याय हो सके। सरकार श्रम कानून में सुधार करने के लिए लेबर लॉ कोड बना रही है, पता ही है आपको, ये लॉ है, लॉ नहीं है, लॉ कोड बना रही है, यानी ला चुकी है, उसको पारित करना बाकी है, पार्लियामेंट में आ चुका है ये विधेयक। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक सेवाओं में सहभागी बनाने के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान सरकार ने 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया है। आपको पता है ये काफ़ी चर्चित EWS का आरक्षण यही भी है, इसी में है। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी और महत्वाकांक्षी स्कीम है जिसका शुभारंभ 1975 में किया गया था। इसके माध्यम से क्या होता है, कोई शिशु है, स्तनपान कराने वाली तथा गर्भवती महिला है, उसकी देखभाल की जाती है, उसके पोषण में सुधार किया जाता है ताकि भारत में जो कुपोषण है, अल्प पोषण है और कम वजन का जो बच्चे हैं उनमें सुधार लाया जा सके, उनके पोषण में सुधार लाया जा सके ताकि भारत का मानव विकास सूचकांक अच्छा हो सके और हम अच्छी प्रगति कर सकें। तो उसी के माध्यम के लिए लाया गया था और नीति आयोग ने भी अपनी समीक्षा में बहुत सारी रिपोर्ट्स में इस कार्यक्रम की काफ़ी सराहना भी की है। तो ये बच्चों के लिए जो प्रावधान है, महिलाओं के लिए प्रावधान है, जो नीति निषेध तत्व में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पता ही है आपको, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा वन्य यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 आदि के माध्यम से क्या किया गया है, DPSP के जो लास्ट वाला प्रावधान 48 वाला देखिए, 48 में है ना DPSP के कि वन्य जीव और पर्यावरण के संरक्षण के लिए राज्य कानून बनाएगा। तो इन कानूनों के माध्यम से ही वो DPSP को सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है। तो ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट माना जा सकता है उस DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार के द्वारा। राज्य समान न्याय प्रदान करने के लिए गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता ही है, ये पता ही आपको 39 में जो बाद में जोड़ा गया था, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है गवर्नमेंट। महिलाओं को प्रसूति के समय क्या होता है, पहले 12 हफ्ते का अवकाश दिया जाता था, इसमें और सुधार करके अब 26 हफ्ते का अवकाश क्या होता है, पेमेंट सहित, यानी वेतन नहीं काटा जाएगा, वेतन के साथ उनको 26 सप्ताह का, अगर वो गर्भवती हैं तो कभी भी 26 सप्ताह की छुट्टी ले सकती हैं। तो ये महिलाओं को प्रसूति का जो प्रावधान हमने DPS में पढ़ाया था कि प्रसूति के लिए गवर्नमेंट प्रावधान करेगी, तो इसके माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से महिलाओं की प्रसूति के समय तमाम सुरक्षा प्रदान की गई है। कर्मकारों को जीवन स्तर तथा सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना लॉन्च किया गया अभी जस्ट 2019 में, आपको पता ही है, काफ़ी चर्चित रहा ये गवर्नमेंट का स्कीम्स। तो श्रम योगी मतलब जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको बीमा स्कीम दी गई है। बीमा स्कीम के माध्यम से जब वो 60 वर्ष की उम्र पूरा कर लेंगे तो उनको एक निश्चित रकम की क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। और वो क्या है, पेंशन में जो दी जाएगी वह इसी योजना के माध्यम से श्री प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना इत्यादि जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से DPSP को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश सरकारों द्वारा समय समय पर की जाती रही है। तो ये कुछ प्रमुख स्कीम्स और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे जो DPSP को इम्प्लीमेंट किया गया है। अब हम DPSP को पूरा देख चुके हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में DPSP यानी कि नीति निषेध तत्व तथा मौलिक अधिकारों के बीच में जो टकराव का इतिहास रहा है उसको देखेंगे और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या किस किस केस में कहा है उसको देखेंगे। उसी के साथ हमारा DPSP का पूरा टॉपिक ये हमारा होलिस्टिकली और अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।